हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो आज हम अपना क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमने कल अपना देख लिया था पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर तक। इससे पहले हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक हीट, कॉन्टिनेंटैलिटी, आपका एल्बिडो का कॉन्सेप्ट और ये सब हमने देख लिया था। हमारा ऑरोरास फॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एमोक और आपका इंसोलेशन, ये सब फैक्टर्स। सो अब आप पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको पार्ट 3 भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। तो इसमें सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जैसे कि अगर नॉर्मली हमारा जो होता है नॉर्मल लैप्स रेट, वो क्या बोलता है कि नीचे आपका वार्म टेम्परेचर होता है और ऊपर आपका कोल्ड होता है। तो जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ हाइट, जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी। ये होता है आपका नॉर्मल लैप्स रेट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन आपका जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो शो करता है नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन में होता है आपका नेगेटिव लैप्स रेट। कैसे? इसमें आपका जो नीचे वाला सरफेस होता है वो तो आपका हो जाएगा कोल्ड और जो ऊपर वाला सरफेस हो जाएगा वो हो जाएगा वार्म। दिस इज कॉल्ड आपका नेगेटिव लैप्स रेट या टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये किस लिए होता है? इसका रीजन ये होता है, बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज रेडिएशन इन्वर्जन, ठीक है। और सेकंड आपका हो जाएगा, देखो रेडिएशन तो जो रेज के थ्रू का। सेकंड आपका हो जाएगा वेली इन्वर्जन, अभी मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी। और थर्ड आपका हो जाएगा फ्रंटल। ठीक है, रेडिएशन में क्या होगा, ठंड के टाइम पे विंटर में आपके अर्थ से टेरेस्ट्रियल से कोल्ड जो है रेज निकलती है, बेसिकली कोल्ड टेरेस्ट्रियल रेज हम इनको बोल सकते हैं। सो उसकी वजह से जो आपका नीचे वाला सरफेस है वो तो कोल्ड हो जाता है पूरा, और जो ऊपर वाला है वो गर्म हवा जो है वो ऊपर हो जाती है। सो इस वजह से आपके यहाँ पे इस लोअर एटमॉस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में आपके यहाँ पे एक तरीके से फोगी एरिया हो जाता है, धुंधलापन हो जाएगा। नवंबर टू जनवरी की बात है आपकी, ठीक है। इस टाइम पे आपकी जो रात है वो लंबी हो जाती है, लॉन्ग नाइट्स हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोगी एरिया हो जाता है। सेकंड हम देखते हैं हमारा वैली में क्या होता है। वैली में आपका जैसे अगर कोई, ये एक तरीके से वैली होती है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका विंटर्स के टाइम पे जो आपकी ठंडी हवा है वो इस तरीके से, डेंस और कोल्ड एयर है वो इस तरीके से नीचे आ जाएगी बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो वार्म एयर है वो ऊपर ऐसे ऊपर चली जाएगी। सो बेसिकली वैली में भी जो आपकी डेंस एयर है वो नीचे आ रही है। डेंस और कोल्ड एयर थी तो ये भारी थी तो ये नीचे आ गई, और आपकी जो ठंडी हवा, सॉरी जो गर्म हवा थी वो ऊपर चली गई। तो इसमें भी कोल्ड नीचे रह गया आपका और वार्म ऊपर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड वैली इन्वर्जन, ठीक है। फ्रंटल में आपका क्या होगा कि आपके 2 फ्रंट बन जाते हैं, बेसिकली 2 पोलर फ्रंट्स आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें आपका एक, अगर मान लो एक ये जो है वार्म एयर का मास है, ठीक है, वार्म एयर है, और ये दूसरा आपका पोल्स से आ रहा है कोल्ड एयर मास, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल वाला रीजन है। सो ये दोनों एक दूसरे से जब टकराएंगे तो यहाँ पे आपका हिजी एरिया, ये फ्रंटल इन्वर्जन बोल देंगे, ठीक है। सो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है या फिर आपका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वेदर के ऊपर? देखो, नॉर्मली जब आपका रेडिएशन इन्वर्जन टेक प्लेस करता है ना, तो नॉर्थ इंडिया प्लेन पे विंटर्स के टाइम पे ये जनरली आपका रात के टाइम देखा जाता है। इस टाइम पे आपकी जो कंडीशंस चाहिए होती है ना, कंडीशंस नीडेड, वो आपका होता है कि लॉन्ग विंटर नाइट्स होती हैं, लॉन्ग विंटर नाइट्स, ठीक है। आपका हाई एल्बिडो होगा क्योंकि हाई रिफ्लेक्शन होगी तभी तो आपका ऐसे जनरेट हो पाएगा। अगर ऐसे है और अगर मान लो यहाँ क्लाउड है तो सन की रेज आएंगी, ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर ही चली जाएंगी। नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना है, तो फिर तो ये वार्म हो जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से होना चाहिए, क्लाउड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए ताकि आपकी जो रेज हैं वो इस तरीके से आए और फिर वापस ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, ठीक है। दिस इज नीडेड, क्लाउडलेस स्काई हमें चाहिए, और वीक ट्रेड विंड्स चाहिए। अदरवाइज आपकी जो विंड्स है वही साथ में लेके चली जाएंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हुई तो। वैली इन्वर्जन मैंने आपको बताई थी, इसमें माउंटेन से विंटर्स के टाइम पे कोल्ड एयर डिसेंड कर जाती है स्लोप से, और जो वार्म एयर है वो ऊपर चली जाती है। कोल्ड एयर नीचे आपके यहाँ अक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। वेदर पे सबसे पहले क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है, तो सिग्निफिकेंस में रेडिएशन इन्वर्जन जो है वो स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करता है।
स्टेबिलिटी, क्योंकि जो आपकी ठंडी हवा है वो भारी है और वो नीचे है, ठीक है, सिंक डाउन कर चुके हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ फॉग हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, फ्रोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एयर क्वालिटी जो है आपकी वो डिग्रेड हो जाती है। एयर क्वालिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि आप खुद ही देखो ठंड के टाइम पे जब फॉग होते तो व्हीकल्स को मूव करना ऑन रोड कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं वहां पर है, मतलब काफी अच्छा तो नहीं है ये, ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, क्योंकि जो क्रॉप्स है, फसल है, वो डैमेज हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें हम करेंगे, देखो सबसे पहले मैं ये अर्थ बना देती हूँ। इसमें बेसिकली ये इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे इसके दोनों साइड यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, इसके ऊपर दोनों साइड बनेगा हमारे ये हाई प्रेशर जोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। उसके बाद ये सब पोलर लो प्रेशर बनेगा दोनों तरफ, ये सब पोलर आपका लो प्रेशर हो गया। और ये उसके बाद आपका जो पोल्स पे है यहाँ बनेगा आपको दोबारा से हाई प्रेशर फ्रिज जोन में, क्योंकि यहाँ पे एयर सिंक होते हैं। इतना ये बेसिक है। अब हम इसमें आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है, कैसे कैसे इसमें विंड्स मूव करेंगी, और पूरा हम देखेंगे पूरा मूवमेंट कैसे आपके हेडले, फेरल और पोलर सेल्स कैसे बनते हैं। सो बेसिकली आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 2 फिनोमिनाज होते हैं। एपी लिख रही हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। सबसे पहला फिनोमिना होता है थर्मल फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल, थर्मल फैक्टर, और सेकेंड आपका होता है डायनामिक फैक्टर, ठीक है, डायनामिक। थर्मल में आप क्या जाएंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगी, जैसे आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और सेकंड आपके आ जाएगी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। बाकी के डायनेमिक में आप क्या जाएंगे, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली वाले, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो आपकी ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होती है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा बना के समझाती हूँ अच्छे से। देखो ये हमारी अर्थ है, जैसे ये इसका इक्वेटर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, थर्मल फैक्टर वाला। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपका हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, दोनों साइड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब हमारा आएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि हाई के बाद लो आ जाएगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सेम इधर भी आ जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। और फिर इसके ऊपर दोबारा आपका हाई प्रेशर आ जाएगा, जो आपका पोल्स पे होता है, पोलर हाई। तो हमारा ये वाला और ये वाला जो है, और दोनों तरफ है ना, क्योंकि ये थर्मल फैक्टर है जहां मैंने टिक लगाया तीनों चीजें। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये हमारी, और पोलर पे जो पोल्स पे हमारे पोल्स है ना, हमारे यहाँ पे जो हाई प्रेशर होता है ये थर्मल है। इसके अलावा जो बीच वाले हैं चारों, ये और ये हमारे डायनेमिक फैक्टर है, क्योंकि ये चेंज होते जाते हैं। अब होगा क्या, देखो अब मैं बताती हूँ आपको फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अब जैसे हमारी ट्रेड विंड्स तो आपको बताइए कि इस तरह इक्वेटर की तरफ वो मूव करती है, तो जब हमारी ट्रेड विंड्स मूव करती हैं तो जहां से हमारी जो एयर है वो हवा में राइज होती है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बनता है, और जहां पे भी आपका लो प्रेशर बनेगा वहां से हमेशा एयर आपकी ऊपर जाती है, ऊपर उठती है, ठीक है। और जहां पे हाई प्रेशर बनेगा, ये चीज याद रखना, वहां पे हमेशा आपकी एयर सिंक करती है। तो लो प्रेशर से जब आपकी हवा इस तरीके से ऊपर उठेगी तो आपकी जो एयर है वो 2 साइड डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे ऊपर उठ के आधी एयर इस तरफ चली जाएगी, आधी एयर इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, दोनों साइड डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होके जब वो हवा में ऊपर रहेगी, उसके बाद वो सिंक करेगी कहीं पर जाके हाई प्रेशर पे, क्योंकि हमारा सेल ऐसे ही तो चलता है। देखो ये लो से ऊपर उठी, फिर ये हाई पे यहाँ आके सिंक कर जाएगी, फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी एयर मूव करती है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे आके, यहाँ हमारा क्या बन रहा है, हाई प्रेशर इस बेल्ट में, तो ये यहाँ पे आके सिंक कर जाएगी, और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ से दोबारा हाई टू लो आपकी मूव करेगी। ये हमारा लो प्रेशर है, तो हाई टू लो बेसिकली ऐसे मूव करेगी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करती, कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला सेल बन गया। फिर यहाँ पे कुछ एयर सिंक करके इस तरफ मूव करके, लेकिन कुछ एयर आपकी ऐसे भी चली जाएगी इस तरीके से। फिर यहाँ जाने के बाद वो दोबारा यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो कुछ इधर आएगी, कुछ उधर चली जाएगी हाई प्रेशर पे। जो इधर आएगी वो दोबारा इधर सिंक कर जाएगी, तो ये एक और सेल सेकेंड लूप बन जाएगा। जो इधर एयर चली गई, फिर वो हाई प्रेशर पे नीचे सिंक करेगी तो वो कुछ इधर भी मूव करेगी, तो देखो ये फिर इधर मूव करेगी तो दोबारा लो प्रेशर से ऊपर उठेगी, तो ये तीसरा लूप बन गया। तो ये हमारा जो सबसे पहला सेल है, इसका नाम है हेडले, इसका नाम है फेरल, और इसका ये पोल्स पे बना है इसलिए इसका नाम है पोलर सेल। यही सेम आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं भी दोबारा नीचे बना के दिखा देती हूँ।
दोबारा रिवाइज हो जाएगा। जब इक्वेटर पे लो प्रेशर है और लो प्रेशर से हवा ऊपर उठती है, तो ये हमारी हवा ऊपर उठ गई तो उसके बाद ये मूव करेगी, आधी उस तरफ मूव करा, आधा इस तरफ मूव करा। फिर हाई प्रेशर पे जाके हमारी हवा सिंक करती है, तो यहाँ पे हमारी हवा सिंक कर गई। तो सिंक करने के बाद हमारी आधी एयर इस तरफ मूव की, आधी एयर इस तरफ मूव की, तो पहला सेल बन गया जिसका नाम हेडले सेल है। जब ये वाली हवा इस तरफ आई तो यहाँ पे लो प्रेशर है फिर से ये हवा ऊपर उठी तो ये डाइवर्ज हुई, आधी इस तरफ आधी इस तरफ। जब ये वाली उधर चली गई तो ये नीचे सिंक हो गई, सेकंड सेल का लूप बन गया जिसका नाम है फेरल सेल। फिर जब ये वाली हवा जब ऊपर उठी थी तो ये आधी इस तरफ आई थी तो हाई प्रेशर पे दोबारा सिंक करेगी, सिंक करके आधी उस तरफ भी जाएगी, तो ये हमारा तीसरा लूप बन गया जिसका नाम है पोलर सेल। तो दोबारा से 1 2 3 ये हमारे तीनों सेल्स बन गए। ठीक है, ये जो हमारे मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रेशर बेल्ट की शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, और आपको बस इतना ये लर्न रखना है कि आपको यहाँ पे बनता है लो प्रेशर बेल्ट, देन आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, और सबसे ऊपर आपका बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, पोल्स के ऊपर ये सीजनल वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, जो हमारे ये उठने वाला करंट है इसका नाम होता है बेसिकली असेंडिंग करंट। फिर ये जो आपकी विंड मूव करते हैं इसको तो हम अपर एटमॉस्फेरिक विंड बोल देते हैं। देन ये हमारा जो नीचे जाता है इसका नाम है डिसेंडिंग करंट, और ये हमारी सरफेस विंड है क्योंकि देखो ये सरफेस पे चल रही है इस तरह से, जो देखो ये उठ रही है इसका नाम असेंडिंग करंट है। ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड है, अपर एटमॉस्फेरिक विंड। देन ये डिसेंडिंग करंट है और ये सरफेस विंड है नीचे वाली। ठीक है, ये होते हैं हमारे, और ये हमारे 3 सेल्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका इतने ज्यादा हेडले और पोलर सेल्स अच्छे से फॉर्म होते हैं कि आपका विंटर्स के टाइम पे फेरल सेल जो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। अब हम विंड्स की मूवमेंट देख लेते हैं इसी डायग्राम में। ठीक है, अब मैं इसी डायग्राम में आपको विंड्स की मूवमेंट समझा देती हूँ कैसे होता है। देखो, जो हमारी विंड मूव करते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है। ठीक है, तो अब हमारी हवा कहाँ से आएगी, हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर की तरफ आएगी। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी जो विंड है वो हमेशा राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है। तो जब वो हाई से लो आएगी तो आना उसको ऐसे चाहिए, बट वो ऐसे नहीं। अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसका राइट तो इस तरफ होगा, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो आपकी विंड ऐसे आएगी इस तरीके से। ठीक है, सेम आपका अभी हाई टू लो आ गई। पहले मैं आपको पूरा नोट का बता देती हूँ। फिर ये यहाँ पे भी हाई प्रेशर, तो यहाँ पे लो प्रेशर है तो हाई टू लो जाएगी। लेकिन अभी मैंने बताया तो वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो जाना उसको ऐसे स्ट्रेट चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे ना जाके ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे लो है और यहाँ हाई है तो हाई टू लो आएगी, तो फिर उसको आना इस तरीके से स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन वो ऐसे इसका डिफ्लेक्ट कर जाएगी। आप हमेशा इस तरीके से समझना, अगर आप यहाँ खड़े हो इस पोजीशन पे तो आपका राइट साइड कौन सा होगा, आप खुद को एज्यूम करना, इधर इमेजिन करना, तो आपका राइट इस तरफ आएगा। ठीक है, सो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट करती है। सेम हमारा सर्दर्न में ऐसे लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हमारा अगर सर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, हाई टू लो विंड जाएगी, लेकिन वो तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो विंड इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, लाइक दिस। फिर ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, लेकिन वो तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी, और पर्सन यहाँ खड़ा है तो वो इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हाई टू लो जाएगी तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी तो इस तरफ। तो ये विंड्स की मूवमेंट है। बस आपको इतना याद रखना, नॉर्थ में आपको राइट में डिफ्लेक्ट करना है, साउथ में आपको लेफ्ट में करना है, और आपको खुद वहां पे खड़े होके इमेजिन करके देखना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी सारी जो है विंड्स मूव करती हैं बेसिकली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें कोरियोलिस फोर्स का। ये सब हो भी इसलिए रहा है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि जो हमारी कोरियोलिस फोर्स होती है वो हमारी जो विंड वेलोसिटी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हमारी जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि वहां पे पोल्स पे जो है आपका देखो डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस कम है तो स्पीड भी कम है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो स्पीड कम डिस्टेंस कम, मतलब चेंज इन स्पीड जो है वो बहुत कम होगा आपका। चेंज इन स्पीड जो है मतलब विंड जैसे मूव करना चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस उसको कम ट्रेवल करना है। तो चेंज इन स्पीड इज वेरी लेस, और अगर वो वेरी लेस है इट मीन्स आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो इजीली आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे कोरियोलिस फोर्स जो है सबसे ज्यादा होती है, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्गर नियर पोल्स आप ये कह सकते हो एज कम्पेयर टू इक्वेटर। उसके बाद हमारे ये एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोबार्स वाला, आप ये समझ लीजिए। जैसे अगर ये हाई प्रेशर है, यहाँ से आपकी विंड मूव कर रही है लो प्रेशर पे, और ये हमारे आइसोबार्स होते हैं, मतलब सेम प्रेशर वाली जो बेल्ट्स होती है एक जगह पे। तो हमारी वैसे तो विंड को मूव करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स और बाकी फिनोमिनन्स की वजह से वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करके मूव करेगी, क्योंकि इस पे हमारी इस टाइम पे कोरियोलिस फोर्स भी लग रही होती है। ये होती है आपकी कोरियोलिस फोर्स और ये है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स।
ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। सो ये दोनों लग रही होती हैं, तो इस तरीके से वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है तो थोड़ा ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, हमारी जो ये हमारी बेसिकली जियोस्ट्रोफिक विंड है, जो हमारे आइसोबार्स के पैरेलल होते हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है, ये हमारी जो है आइसोबार के पैरेलल होती है। और जो हमारी कोरियोलिस फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी जियोस्ट्रोफिक विंड की। ये जियोस्ट्रोफिक विंड है, कोरियोलिस फोर्स है, तो ये इसके परपेंडिकुलर, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। देखो इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करती है। तो जब आपका साइक्लोन बनता है नॉर्दर्न, उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए सेंटर में स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर चाहिए होता है। तो अगर आपका इस तरीके से जा रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सॉरी ये इक्वेटर है, इक्वेटर से बनना स्टार्ट होगा, तो इक्वेटर पे आपका लो, ये पूरा इक्वेटर है, इक्वेटर पे लो प्रेशर है और ये ऊपर हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ये। ठीक है हमारा, और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके अराउंड ये लो प्रेशर है पूरा। तो जब हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड आएगी तो वो आपका राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जब आपका राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करेगी तो वो इस तरीके से इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, फिर ये इस तरीके से चलती जाएगी। फिर उसके बाद जब वो इक्वेटर क्रॉस करने लग जाएगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करेगी, तो वो इस तरीके से इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन खड़ा होगा उसका वो इस तरीके से लेफ्ट में इधर आएगी, उसका लेफ्ट तो इस साइड होगा। देन उसके बाद दोबारा इक्वेटर अगर क्रॉस करते हैं तो फिर वो राइट में डिफ्लेक्ट करेगी, तो इस तरीके से ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका सेंटर में जब लो प्रेशर से साइक्लोन बनता है तो वो आपको बनता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेंटर में आपका लो प्रेशर है तो आपका जो साइक्लोन बनेगा वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जब आपका अगर सेंटर में हाई प्रेशर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आपका साइक्लोन बन जाएगा क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आपका सेंटर में हाई प्रेशर है तो आपका बन जाएगा क्लॉकवाइज, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस टाइम की जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये जो आउटर फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, या आपके जो सेंटर पे फोर्स लगते हैं। क्योंकि अगर ये वीक है तो फिर जो आपकी सेंट्रीपिटल या जो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी कह सकते हैं, जो अंदर की तरफ लग रही है ये वाली, अगर ये वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपका साइक्लोन फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये बाहर वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपका साइक्लोन बनना है। इसी को हम बोलते हैं बाहर वाली फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अंदर वाली को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। हमारी जो विंड्स हैं वो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, हमारी विंड्स जो है मेजरली आपकी कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारी है प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स या प्राइमरी सर्कुलेशन विंड्स भी आप इनको बोल सकते हो। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ट्रेड विंड्स होती हैं, इसमें आपकी वेस्टर्लीज होती हैं और ईस्टर्लीज होती हैं, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। जो अभी मैंने आपको बताया बस वही है। इसमें देखो जो आपकी यहाँ पर ये जो इस एरिया में होती है 0 डिग्री से थोड़ा 5 डिग्री के ऊपर तक और नीचे तक, ठीक है, यहाँ पे आपकी होती है बेसिकली मतलब 5 तो क्या आप पूरा सब ट्रॉपिकल तक का एरिया लगा लो 25-30 डिग्री तक, 0 से 25-30 डिग्री तक आपकी जो होती है ट्रेड विंड्स ही रहती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो देखो अब ये इस तरीके से टर्न हो रहे तो हम इनको वेस्टर्ली बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा वेस्ट और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे तो ये वेस्टर्लीज हो गई। लेकिन जो ईस्ट से आएंगी वेस्ट की तरफ, जैसे ये ईस्ट से आ रही है इस तरीके से, तो ये ईस्ट है ना, तो ये इस साइड से आ रही है वेस्ट में, तो इनको ईस्टर्ली। तो जिस साइड से विंड जाती है आपका नाम उसी तरफ से पड़ता है। अगर वो ऐसे है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो इसको ईस्टर्ली बोल देंगे। लेकिन अगर वो ये वेस्ट है ये ईस्ट है इस तरीके से, तो इसको हम वेस्टर्ली बोल देंगे। सो ये हमारी ट्रेड विंड्स हैं, ये वाली और ये वाली वेस्टर्लीज है क्योंकि वेस्ट से ईस्ट जा रही है, और पोल्स वाली हमारी ईस्टर्लीज हो जाएंगी क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से वेस्ट की साइड जा रही है। तो वेस्टर्लीज के जैसे कुछ एग्जांपल है रोरिंग 40s, क्योंकि वो 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होती है, फ्यूरियस 50s, 50 से 60s, श्रिकिंग 60s, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारे यहाँ पे एक हॉर्स लैटिट्यूड होता है आपका ये ट्रेड विंड्स के 25 से 30 डिग्री के बीच में, जो वीक होता है और वेरिएबल होता है, यहाँ पे होता है आपका हॉर्स लैटिट्यूड इस एरिया में। ठीक है, इसके बाद हमारी कुछ रीजनल विंड्स होते हैं जो मॉनसून वाले आपको पता है, जैसे इंडिया में रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके इसमें है कि ITCZ का कॉन्सेप्ट, जहां जहां आपका सन मूव करता है अर्थ पे, वहां पे आपका ITCZ मूव करेगा सन के साथ साथ, और वहीं पे आपकी जो है ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज हो जाएंगी, जिससे आपके रेनफॉल के पैटर्न बनते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहीं पे क्योंकि सन की प्रेजेंस होती है इसलिए यहीं पे हमारी ट्रेड विंड्स होती है। फिर कुछ लोकल विंड्स होती हैं, जैसे कि हमारा
हमारा वर्ल्ड मैप है, मैं आपको उसमें भी बता दूंगी। जैसे नॉर्थ अमेरिका की हमारी विंड है चिनूक, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, चिनूक, ब्लिजार्ड, सेंटियाना, ठीक है। मैं आपको वैसे प्रॉपर मैप में दिखा दूंगी। हर्मिटन हमारी अफ्रीका की है, लू हमारी इंडिया में चलती है, इस तरीके से ये हमारी कुछ लोकल विंड्स है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना करेंगे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और उसके बाद आपका थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, दैट इज कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मोस्ट ऑफ द मतलब 90% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस 10% बाकी है, जिसमें हम रेनफॉल का थोड़ा पैटर्न देख लेंगे। ओरोग्राफिक होता है, फ्रंटल होता है, आपका कन्वेंशनल रेनफॉल होते हैं, ये सब। उसी के साथ हमारा चैप्टर ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।